नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर रहे थे फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर में भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर का सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये सेकंड सेमेस्टर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक टोटल सेकंड सेमेस्टर में 7 पार्ट में वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज ये हमारा 8 पार्ट है। तो इस वीडियो में हम 162 नंबर क्वेश्चन से आगे की चलेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये देखा गया है कि नीमी असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, और आईटीआई स्टूडेंट के लिए उनके ट्रेड थ्योरी के सीबीटी एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें इस असाइनमेंट से हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं। तो वे स्टूडेंट इस प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखें और समझें। फिर भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन को इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में हमने 161 नंबर का क्वेश्चन पिछली वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम 162 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 162 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो जब पॉइंटर ये होता है स्केल, तो इस स्केल में ये जीरो जो होता है, जीरो पोजीशन है, और यहाँ FSD होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। जब पॉइंटर शून्य स्थिति में रहता है तो इसको विक्षेपित करने के लिए, आगे की तरफ बढ़ाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, जिसे हम TD से प्रदर्शित करते हैं। जब डिफ्लेक्टिंग टार्क यहाँ आ जाता है तो ठीक TD के अपोजिट में एक बल लगता है, इसे हम कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कंट्रोलिंग भी कहते हैं। अब इसके द्वारा यह पॉइंटर यहाँ स्थिर होता है। फिलहाल यहाँ कहा था शून्य स्थिति से विक्षेपित करने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसे हम डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर, इसमें कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किया गया उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी होती है। कंट्रोलिंग जो होता है मूविंग आयरन में, वो 2 टाइप का होता है। एक जो टाइप होता है वह स्प्रिंग नियंत्रण होता है, और दूसरा जो होता है वो गुरुत्वीय नियंत्रण होता है। स्प्रिंग नियंत्रण का प्रयोग आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट मापन आप करेंगे स्प्रिंग के द्वारा, तो इसको किसी भी स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड। लेकिन गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग आप केवल व केवल ऊर्ध्वाधर में ही कर सकते हैं, जो कि इसका इसी के पूछा है। तो यहाँ आप ऊर्ध्वाधर पोजीशन करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर, इसमें आपको देख के बताना है कि ये पैमाना कैसा है। तो ये पैमाना जो है ये नॉन लीनियर है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ इसका जीरो पोजीशन हुआ, यहाँ FSD हुआ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पैमाना जो है क्रैम्प्ड है, और इधर जो है वो विरल हो गया है, यानी लगातार इस पर एक समान मेजरिंग नहीं हो पा रही है। अर्थात यही कारण है कि ये पैमाना नॉन लीनियर पैमाना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, गैर रेखीय पैमाना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर, और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। इसमें कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी। अगर हम इंस्ट्रूमेंट
रीडिंग ले रहा था उसमें गलत स्थिति के कारण जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है वो उपकरण त्रुटि होता है, यानी डिवाइस एरर के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें एक ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर का मतलब यह हुआ कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा किसी का हम मेजरिंग करें तो मानव के द्वारा गलती हो गई मेजरिंग करते वक्त, तो वो जो त्रुटि होती है वो ह्यूमन एरर के अंतर्गत आता है। और अगला जो है प्रभावी त्रुटि, इन्फ्लुएंस एरर जो होता है, ये एरर वातावरणीय प्रभाव के द्वारा इंस्ट्रूमेंट जब गलत रीडिंग देने लगता है, किसके द्वारा? वातावरणीय प्रभाव के द्वारा, तो वो जो एरर होता है वो इन्फ्लुएंस एरर में आता है, प्रभावी त्रुटि में आता है। और स्विचिंग एरर जो होता है, हम किसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज को गलत सेट कर दिए, अर्थात उसकी रेंज गलत हो गई, तो वो जो त्रुटि आती है, एरर होता है, वह स्विचिंग एरर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर, इसमें कह रहा है कि 1 ओम और 1 ओम से नीचे के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 1 ओम से कम के रेजिस्टेंस को मापने के लिए शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। और डबल केल्विन ब्रिज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि यहाँ डबल केल्विन ब्रिज नहीं दिया है, सन टाइप ओम मीटर का दिया है, इसलिए यहाँ सन टाइप ओम मीटर ही चुनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब है कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाएगा। और अज्ञात रेजिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे? तो हीट स्टोन ब्रिज से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 167 नंबर, इसमें कह रहा है कि उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है? तो ओम मीटर में जो तीसरा सिरा होता है, थर्ड टर्मिनल जो होता है, वो दोलन के बिना, अर्थात बिना दोलन किए सटीक रीडिंग लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आप पढ़ेंगे तो दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। किससे? ओम मीटर के थर्ड टर्मिनल से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 168 नंबर, इसमें कह रहा है कि ये शंट प्रतिरोध सामग्री किसका है? तो ये जो है मैग्नीन है। मैग्नीन ऐसी है, ये 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत आती है। दो हैं, एक तो मैग्नीन है और एक यूरेका है। यूरेका का दूसरा नाम कॉन्स्टेंटेनस भी होता है। ये दोनों 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत आती है। अब मैग्नीन ये है, तो मैग्नीन में किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसमें कापर होता है, प्लस मैग्नीज होता है और प्लस निखिल होता है। कापर जो होता है 84% होता है, मैग्नीज जो है 12% होता है और इसमें 4% निकिल होता है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाकी जो ऑप्शन है, कापर धातु है। अब यूरेका भी 0 कोफिशिएंट टेम्परेचर के अंतर्गत आती है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? तो यूरेका में कापर हो जाएगा प्लस निकिल हो जाएगा, और कापर 60% होता है और निकिल 40% होता है। नेक्स्ट जो है नाइक्रोम। नाइक्रोम जितने भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी कॉइल बनाने के लिए नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसमें निकिल प्लस क्रोमियम होता है, और निकिल 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर, इसमें कह रहा है कि चल कुंडली मीटर के एक पैमाने समान पैमाना होने का क्या कारण है? मूविंग कॉइल का पैमाना क्यों लीनियर होता है, क्यों समान होता है, क्यों अनुपातिक होता है? ऐसा इसलिए होता है कि टीडी जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हुआ, इसमें करंट जो फ्लो हुई उसके समानुपाती होता है। यही कारण है कि मूविंग कॉइल का
जो पैमाना होता है वो लीनियर होता है, अनुपातिक होता है। अगर यही मूविंग आयरन की बात करता तो मूविंग आयरन में डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है वो आर्मेचर के स्क्वायर के समानुपाती होता है, इसीलिए इसका पैमाना नॉन लीनियर होता है, अरेखीय होता है। फिलहाल यहाँ मूविंग कॉइल का पूछा था, तो ऑप्शन जो ए है वो विचलन बल आघूर्ण धारा के अनुपातिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो ये कौन सा त्रुटि है। अगर ऊर्जा मीटर की डिस्क है और बिना लोड के ही लगातार धीरे धीरे घूमती है तो ये जो त्रुटि आती है ये क्रिम्पिंग एरर के अंतर्गत आती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, क्रिम्पिंग एरर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इस क्रिम्पिंग एरर को दूर करने के लिए हम डिस्क में अपोजिट में 2 होल करके, छिद्र करके इस क्रिम्पिंग एरर को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाए तो क्या प्रभाव होगा। सीटी यानी होता है करंट ट्रांसफार्मर, और सीटी जो होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। तो इसकी सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है इसमें ज़्यादा टर्न होते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट करके रखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि यहाँ कोई भी काम करे सेकेंडरी वाइंडिंग पर तो उसको झटका ना लगे। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये सैचुरेट हो जाएगी और जल्दी ब्लास्ट कर जाएगी या द्वितीय वाइंडिंग जल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर, इसमें कह रहा है कि शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य जो होता है वो पॉइंटर को शून्य समायोजित स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो आप डी में देखेंगे कि पॉइंटर को शून्य समायोजित में समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर, इसमें कह रहा है कि मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो सुई लगी होती है, कमानी लगी होती है, वो फास्फर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको ऐसा बनाया जाए ताकि उस पर ना हीट का इफेक्ट हो न वातावरणीय इफेक्ट हो, मतलब इससे अप्रभावित होने वाले मटेरियल का ही चुनाव किया जाता है सुई के लिए। तो यहाँ फास्फर ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, फास्फर ब्रॉन्ज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सीबीटी एग्ज़ाम और प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर, इसमें कह रहा है कि एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पे काम करता है। तो एनर्जी मीटर होता हो, अगर वो सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, वो सभी इंडक्शन इफेक्ट पे काम करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इंडक्शन इफेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एनर्जी मीटर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में कि एनर्जी मीटर किसके अंतर्गत आता है। तो ये इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, अर्थात यह समाकलन टाइप का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर, इसमें कह रहा है कि स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की क्या स्थिति है। स्प्रिंग कंट्रोलिंग, अभी हम आपको बताएं कि जब कंट्रोलिंग होती है तो एक स्प्रिंग की होती है और एक गुरुत्वीय नियंत्रण होती है। गुरुत्वीय नियंत्रण का प्रयोग केवल वर्टिकली ऊर्ध्वाधर में किया जाता है, जबकि स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग हम किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, किसी भी स्थिति में। तो यहाँ स्प्रिंग नियंत्रण का पूछा था, ऑप्शन जो ए है किसी भी स्थिति में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनी पोजीशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 176 नंबर, इसमें कह रहा है कि इस मीटर का क्या नाम है। इस मीटर में आप देखेंगे तो इसमें टर्मिनल जो होंगे वो 5 हैं,
अर्थात ये वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर में ये डीसी टाइप का वोल्ट मीटर है और इसकी रेंज यहाँ दिखाई गई है कि अलग अलग रेंज में आप सेट करके इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसको अलग अलग पोजीशन में सेट करके मेजर करने का मतलब यह हुआ कि ये मल्टी रेंज के अंतर्गत आएगा, अर्थात इसका पूरा जो नाम होगा डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन जो है ए है एसी मल्टी रेंज एमीटर गलत है, बी जो है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर, इसमें कह रहा है कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण के अंतर्गत आता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि एनर्जी मीटर कोई भी हो, अगर सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, ये दोनों जो होते हैं टाइप, ये एनर्जी मीटर वो एकीकृत यानी समाकलन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। कौन? एनर्जी मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एनर्जी मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टेजेंट गैल्वेनोमीटर यानी स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एक होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो ये टेजेंटो गैल्वेनोमीटर होता है, ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा होती है कि वे इंस्ट्रूमेंट जो केवल उपस्थिति दर्शाता हो वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, और जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेता हो मेजरिंग करके ग्राफ पर दिखा करके या उसके पूरे पीरियड टाइम में दिखाता है, तो वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 178 नंबर, इसमें कह रहा है कि ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर एनर्जी मीटर पे लोड न होने पर भी उसकी डिस्क लगातार धीरे धीरे घूमती रहती है, तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्रिम्पिंग एरर कहते हैं। और क्रिम्पिंग एरर को दूर करने के लिए जो एल्युमिनियम की डिस्क होती है, इसमें दो होल कर दिया जाता है एक दूसरे के विपरीत, जिससे क्रिम्पिंग एरर दूर हो जाता है। ऑप्शन जो यहाँ डी में दिया हुआ है, डिस्क पर छेद ड्रिल व्यास के विपरीत, मतलब डिस्क पर छेद करके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर, इसमें कह रहा है कि चल लौह प्रकार का उपकरण का पैमाना कैसा होगा। अर्थात इंग्लिश साइड में आप देखिएगा तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पैमाना पूछा जा रहा है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है टीडी, वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो हुआ, इसमें करंट का जो फ्लो हुआ मूविंग आयरन में, वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती हो रहा है, अर्थात यह नॉन लीनियर होगा, अरेखीय होगा। क्यों? क्योंकि इसका पैमाना स्टार्टिंग में 10% तक क्रैम्प्ड होता है, अर्थात इसका पैमाना जो होगा अरेखीय होगा। तो ऐसा क्या कारण है? कारण यह है कि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा, विचलन बल आघूर्ण होगा, वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर आप सी में देखेंगे तो विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 180 नंबर, इसमें कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण कौन सी त्रुटि होती है। हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, इसमें चारों ऑप्शनों का हम डिस्कशन कर देते हैं। डिवाइस एरर किसके अंतर्गत आता है? तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का हमने प्रयोग किया और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा गलती हुई और गलत रीडिंग प्रदर्शित हुआ, तो वो एरर जो होता है वो डिवाइस एरर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर जो होता है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का हमने प्रयोग किया, रीडिंग ली और हमारे गलत स्थिति के कारण
जो त्रुटि हुई वो ह्यूमन एरर में आती है। और इन्फ्लुएंस एरर कौन होता है? तो इन्फ्लुएंस एरर जो होता है वो वातावरणीय इफेक्ट के कारण जब इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग देने लगता है तो वो इन्फ्लुएंस एरर में आता है, प्रभावी त्रुटि में आता है। और स्विचिंग एरर है, स्विचिंग एरर उस एरर के अंतर्गत आता है, हम किसी इंस्ट्रूमेंट को लिए और उसकी रेंज को गलत सेट कर दिए तो वह स्विचिंग एरर के अंतर्गत आता है। फिलहाल यहाँ पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, मतलब वातावरणीय इफेक्ट के कारण जो त्रुटि हुई वो किसके अंतर्गत आएगी? तो वो इन्फ्लुएंस एरर के अंतर्गत आता है, यानी प्रभावी त्रुटि के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 180 तक क्वेश्चन को ही लेते हैं। जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो 181 नंबर से लाएंगे। तो दोस्तों हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।